नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान अतीत की एक झलक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने राजस्थान के इतिहास के पाठ्यक्रम की, जो आधारित है आपके आगामी होने वाली नेट मुख्य परीक्षा 2025 पर। इस पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए हम अपने राजस्थान के इतिहास की क्रमबद्ध शुरुआत करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं अपने राजस्थान के इतिहास के पाठ्यक्रम की। तो आपका जो पहला मुख्य विषय है राजस्थान के इतिहास में, वो जुड़ा हुआ है आपके प्राचीन राजस्थान के इतिहास से, और ये विषय है आपका राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि अपने राजस्थान की इन सभ्यताओं में से कौन कौन सी प्रमुख सभ्यताएं जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, उन सभ्यताओं की चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहली जो सभ्यता है आपके इस पाठ्यक्रम में, वो सभ्यता है आपके कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा प्रमुख सभ्यताओं की यदि बात करें तो एक सभ्यता है आपके आहड़, एक सभ्यता है आपके गणेश्वर, और एक सभ्यता है आपके बालाथल सभ्यता। इन सभ्यताओं की यदि मैं बात करूं, ये प्रमुख जो चार सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालाथल है, ये सभ्यताएं आपके ताम्रयुगीन सभ्यताएं कहलाती हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता से क्या आशय है? तो यदि हम बात करें मानव की उत्पत्ति की, तो मानव की जब उत्पत्ति हुई थी तब मानव के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया, वो था आपका पत्थर। वह काल जब मानव पत्थर का प्रयोग करता था, वो प्राचीन समय, जिस समय तक मानव पत्थर का प्रयोग करता रहा, वो समय कहलाता है आपके पाषाण काल। एक ऐसा समय भी आया जब मानव के द्वारा पत्थर के स्थान पर जब मानव को प्रथम बार धातु मिली, और वो धातु थी आपके तांबा, और वह काल जब मानव ने इस तांबे की धातु का प्रयोग किया, तो वह काल कहलाया आपके ताम्र युग के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि अपने राजस्थान में वो कौन कौन से स्थल हैं जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, तो वो हैं आपके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालाथल। यही सभ्यताएं आपके इस रेट मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में दी हुई हैं। और एक सभ्यता जो आपके इस पाठ्यक्रम में है, उस सभ्यता का नाम है बेराट सभ्यता। और ये जो बेराट सभ्यता है, ये आपके लोह युगीन सभ्यताओं के अंतर्गत से रखा जाता है। लोह युगीन सभ्यताओं से आशय यह है कि जब ऐसा समय जब मानव के द्वारा लोह धातु का प्रयोग किया गया, और इस लोह धातु या लोह युगीन सभ्यताओं में अपने को अपने राजस्थान के इतिहास के सिलेबस में जो पढ़ना है, तो सभ्यता है आपके बेराट। तो प्रमुख रूप से इन 5 सभ्यताओं को पढ़ते हुए अपने राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। आगे बात करें, ये तो बात हो गई दोस्तों प्राचीन राजस्थान के इतिहास में से। केवल एक टॉपिक है आपका राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, यदि अच्छे से इसको समझते हुए चलें तो बड़ी आसानी से ये 5 सभ्यताएं आपको याद हो जाएंगी। ये मेरा आपको पूरी उम्मीद में आपको पूरा यकीन आपको दिलाता हूँ कि बिल्कुल आप मेरे साथ धीरे धीरे इन सभ्यताओं का अध्ययन करते हुए हम अपने राजस्थान को इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा वादा है आपसे कि आपको ये सभ्यताएं जरूर याद होंगी। इसके बाद जो अगला विषय वस्तु है अपने राजस्थान के इतिहास की, वो आपके मध्यकालीन इतिहास से जुड़ी हुई है। ऐसा समय जब अपने राजपूताना में राजपूत राजाओं के द्वारा राज्य किया गया, और यहाँ पर अपने राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजपूत जातियों के द्वारा राज्य किया गया। उन प्रमुख राजवंशों की यदि हम चर्चा करें, तो प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करना है तो शुरुआत करेंगे हम राजपूतों की उत्पत्ति से हम अपने इस विषय की शुरुआत करेंगे। और जिस राजवंश ने सर्वप्रथम अपने भारत राजस्थान के इस हिस्से पर राज किया, वो राजवंश था आपके गुर्जर प्रतिहार। इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के द्वारा अपने राजपूताने में सर्वप्रथम राज्य स्थापित किया गया। इसके पश्चात यदि अन्य प्रमुख राजवंश की बात करें, तो वो राजवंश है आपके चौहान राजवंश। इसने अपने राजस्थान के अजमेर वाले और कभी दिल्ली तक इन चौहानों की सीमाएं पहुंच गई थी। वो चौहान राजवंश का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अन्य प्रमुख राजवंश की बात करें तो अगला प्रमुख राजवंश है आपके गुहिल राजवंश। और इस गुहिल राजवंश ने आपके मेवाड़ वाले क्षेत्र पर राज किया।
और इसी राजवंश में कभी बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए। इसी राजवंश में आगे अध्ययन करेंगे हम। अगले राजवंश की यदि आपसे बात करूं तो अगला प्रमुख राजवंश है आपके राठौड़ राजवंश। इस राठौड़ राजवंश ने आपके मारवाड़ वाले क्षेत्र पर राज्य स्थापित किया और इस राठौड़ राजवंश की भी 3 शाखाएं अपने राजस्थान में हुआ करती थी। एक शाखा आपके जोधपुर, इसके पश्चात एक शाखा आपके बीकानेर निकल जाती है। कभी बीकानेर में भी राठौड़ों ने राज किया और एक शाखा जिसकी स्थापना उसी रियासत के नाम पर रखी गई है, वो शाखा है आपकी किशनगढ़ शाखा। और किशनगढ़ वाले क्षेत्र में भी आपके राठौड़ों ने राज किया और किशन सिंह नाम के जो राजा हुए उनके द्वारा किशनगढ़ की राठौड़ शाखा की स्थापना की गई। आगे बात करें, अगला जो प्रमुख राजवंश है आपके वो है आपके कछवाहा राजवंश। और इस कछवाहा राजवंश ने आपके राज्य किया। कछवाहा राजवंश ने आपके आमेर वाले क्षेत्र पर राज किया। जयपुर वाला क्षेत्र जिसे हम धुनाड़ के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र पर कछवाहा राजवंश के द्वारा राज्य स्थापित किया गया। और अन्य प्रमुख राजवंशों की यदि मैं आपसे बात करूं तो उसमें एक राजवंश है आपके भाटी राजवंश, जिसने आपके मारवाड़ के ही पड़ोस में मांड क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया गया इनके द्वारा। और अन्य प्रमुख राजवंश की यदि हम बात करें तो एक राजवंश है आपके जाट राजवंश, इसने आपके भरतपुर वाले क्षेत्र पर राज्य स्थापित किया। तो इन प्रमुख राजवंशों को या इन प्रमुख राजवंशों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई, उन ऐतिहासिक घटनाओं को समझते हुए कहानियों के माध्यम से हम अपने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करेंगे। और इन्हीं राजाओं के द्वारा जो प्रशासन चलाने के लिए या राजस्व व्यवस्था के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती थी, या यूँ कहें कि किस प्रकार से राजा अपने राज्य का प्रशासन चलाता था, कैसे राज्य को चलाने के लिए राज्य के कार्यों को अपने मंत्रियों, अपने सामंतों में बांट दिया करता था। और यही मंत्री और सामंतों के क्या क्या कार्य हुआ करते थे, कौन कौन से पद उस समय राजाओं के द्वारा स्थापित किए जाते थे, कौन कौन से विभाग हुआ करते थे, इन विभागों को क्या कहा जाता था, इन मंत्रियों के क्या कार्य होते थे, इन सामंतों के द्वारा किस प्रकार से प्रजा से राजस्व वसूली की जाती थी, राजस्व वसूली के लिए कौन कौन से कर स्थापित किए जाते थे, कौन कौन से लगान निर्धारण यहाँ पर की जाती थी। तो इन्हें सबका अध्ययन हमें अपने राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास का एक और विषय प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, तो इन सारी बातों का अध्ययन हम करेंगे अपने राजस्थान इतिहास के इस विषय में, इसे प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात ये दोनों टॉपिक हैं आपके मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए। तभी मध्यकालीन इतिहास यानी वो समय रहा जब अपने भारत में मुगलों ने राज किया। उन मुगलों के समय जब मुगलों का प्रभाव अपने राजस्थान पर पड़ा, तब यही प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं कभी बदल दी गई मुगलों के द्वारा। और उनके समय जो प्रचलित शब्दावली है प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाओं से संबंधित, उन सब का भी अध्ययन हम करते हुए आगे बढ़ाएंगे अपने राजस्थान के इतिहास को। और आपका जो राजस्थान के इतिहास का एक भाग जो है वो है आपके आधुनिक राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ। और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में जो पहला टॉपिक है आपका वो है आपके 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की शुरुआत पूरे भारत में हुई। 1857 की क्रांति अपने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी से कहा जाता है। और इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को याद रखा जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए जाना जाता है। ये राजस्थान में हुई अपने 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किस कारण से यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई, किस प्रकार से यहाँ उस समय जो राजा थे अपने राजपुताने के, उनका व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति कैसा रहा, उस समय क्या राजाओं के द्वारा प्रजा का सहयोग किया गया या इन राजाओं ने उस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, इन सारी बातों की चर्चा करते हुए हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रभावों को देखेंगे। और ये देखेंगे कि अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ पर 1857 की क्रांति हुई और अपने राजस्थान में इस क्रांति का क्या प्रभाव रहा। इन सब की चर्चा करते हुए आपके अगला जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ वो है आपके जनजातीय आंदोलन। जब अंग्रेजों के द्वारा अपने भारत में राज्य स्थापित कर लिया गया,
जब यहाँ के राजपूताना के राजाओं ने अंग्रेजों का आश्रय प्राप्त किया, इसके पश्चात कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी कर वसूलने की नीतियों को और थोड़ा सा बढ़ा दिया। तब ये जो अपने राजस्थान में भील और मीणा जो उस समय समुदाय हुआ करते थे, जो जनजातियां यहाँ निवास करती थी, इन के विशेषाधिकारों का हनन जब अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जब शोषण किया गया यहाँ राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों का, तब इन्हीं जनजातियों ने कभी अपने राजाओं से, इन अंग्रेजों से नाराज होकर अपने राजस्थान में आंदोलन किए, जो बदल गया जनजातीय आंदोलनों में। ये आंदोलन करने वाली जातियों की यदि मैं आपसे बात करूं तो ये जनजातीय आंदोलन करने वाली जातियां थी आपके, एक तो थी आपके भील और एक थे आपके मीणा। इन्हीं जनजातियों के द्वारा कभी अपने यहाँ के राजाओं और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए आंदोलन किया गए। आगे बात करेंगे हम अपने राजस्थान में हुए किसान आंदोलनों के बारे में, और यहाँ के किसानों का भी जब शोषण यहाँ के सामंतों, यहाँ के राजाओं और अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कर प्रणाली या लगान वसूल करने की जो नई नीतियाँ थी, उनसे नाराज होकर राजस्थान के किसानों ने जन जागृत होकर यहाँ पर किसान आंदोलन किए। ये किसान आंदोलन पूरे राजपूताना में हुए। बात करें आंदोलन की शुरुआत की तो मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, शेखावाटी, अलवर, बूंदी, इन लगभग पूरे राजपूताना में या लगभग पूरी रियासतों में ये किसान आंदोलन उस समय अपने राजपूताना में हुए। और क्या स्वरूप रहा अपने राजस्थान में इन किसान आंदोलनों का, कौन कौन से प्रमुख किसान आंदोलन अपने राजस्थान में हुए, इन सारे आंदोलनों की चर्चा करते हुए अपने राजस्थान के इतिहास के इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बात करते हैं आपके राजस्थान में के इतिहास में जो अगला टॉपिक है वो है आपके प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन का मतलब यह है कि प्रजा ने कभी अपने अधिकारों के लिए अपने राजस्थान में आंदोलन किया। ये वो समय था जब अपने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए जब पूरे देश में आंदोलन चलाए जा रहे थे, उस समय अपने राजपूताना की जो स्थिति थी उस स्थिति की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अपना राजपूताना उस समय दो ताकतों से उलझा हुआ था। यहाँ की जनता एक तरफ राजा से लड़ रही थी और एक तरफ वो अंग्रेजों से लड़ रही थी। तब अपने राजपूताना की जनता के द्वारा इस प्रकार से राजाओं और अंग्रेजों का विरोध किया गया। इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने राजपूताने के जनता की क्या भागीदारी रही, उन सारी चर्चाओं को करते हुए इस प्रजामंडल आंदोलन को हम पढ़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन से यदि तात्पर्य या इसके उद्देश्य की यदि मैं आपसे बात करूं, इसका उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना से क्या तात्पर्य है कि उस समय राजा जो एक तरह से तानाशाही होता था, जब जनता को ये लगता था कि राजा को अब ये तानाशाही छोड़कर एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी राजा की सरकार में हो, इसके लिए यहाँ की प्रजा ने आंदोलन किए। प्रजा बस इतना सा चाहती थी कि उनकी समस्याओं को किसी भी प्रकार से राजा तक पहुँचाया जा सके, और ऐसा केवल एक ही व्यक्ति वो कार्य कर सकता था जो जनता के द्वारा चुना गया हो। और जनता बस इतना सा चाहती थी कि वो उन्हीं के द्वारा चुने गए लोगों में से एक व्यक्ति को राजा अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दे, ताकि एक अच्छी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। और जनता ये भी चाहती थी कि राजा उनके प्रति उत्तरदायी रहे, उनकी समस्याओं को समझे। इसके लिए अपने राजस्थान में कभी आंदोलन हुए। इन प्रजामंडल आंदोलन में यदि बात करेंगे कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई और वो कब हुई, तो प्रजामंडल की स्थापना को हम पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख संस्थाओं की क्या भूमिका रही, कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक जनचेतना लाने का कार्य किया, ये सारी संस्थाओं की भूमिका को हम इसमें पढ़ेंगे। और कौन कौन से समाचार पत्र थे जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई यहाँ पर लोगों को जागृत करने के लिए, इन सारे विषयों का भी हम इसी में अध्ययन करते हुए इस पूरे प्रजामंडल वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक है आपके राजस्थान के इतिहास से संबंधित वो है राजस्थान का एकीकरण। यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ और जब ये तय करना था कि कौन सा राज्य, कौन सी रियासत भारत का हिस्सा होगी,
और कौन सी रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, इन सबको तय करने का जब समय आया तब अपने राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों का विलय अपने भारत में हुआ, कब हुआ, इन सारी चर्चाओं को करते हुए इस प्रकार से अपने राजस्थान का ये वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। इसको पढ़ा जाता है अपने राजस्थान के एकीकरण वाले हिस्से में। अपना राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में संपन्न हुआ और 7वें चरण में जाकर ये वर्तमान राजस्थान का ये स्वरूप हमारे सामने आया, इन सारी चर्चाओं को हम इस टॉपिक में करेंगे। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि चाहे वो ऐतिहासिक काल हो, चाहे वो आधुनिक ऐतिहासिक काल हो, चाहे राजाओं के समय की घटनाएं हैं या 1857 की क्रांति की बात करूं, या किसान आंदोलनों की बात करें, या प्रजामंडल आंदोलनों की बात करें, किन किन व्यक्तियों की अपने राजस्थान में जनजागृति लाने में, सामाजिक चेतना लाने में प्रमुख भूमिका रही, ऐसे व्यक्तित्वों की बात हम अपने राजस्थान का एक अन्य टॉपिक राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में करेंगे। और हर व्यक्तित्व की बात करते हुए हम अपने राजस्थान के इतिहास की समाप्ति करेंगे। तो ये था अपने राजस्थान के इतिहास का आपके जो रिट मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन आगामी समय में होने वाला है, उसका पूरा ये सिलेबस आपका है। और इसकी शुरुआत कल हम करेंगे अपने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के साथ, और कल अध्ययन करेंगे हम अपने राजस्थान की पहली सभ्यता जिसे हम कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़िए रहिए मेरे साथ।